Hello everyone, my name is Neha Gupta and as you all know कि हमारा एक बीपीएससी का बैच स्टार्ट हुआ है and that is also beneficial for other state PSCs and उसके अलावा मैं आज एक न्यू सेशन लेकर आ रही हूँ and it will be for history section and I am just going to cover the important topics of history and it will be beneficial for your all your competitive exam. I am just trying to cover Lucent, that is the most important book for your every type of exam, for your prelims as well as for your mains. So I am just going to start with history and in the history section I am going to start with modern history because it is the most important and frequently asked questions from this topic. So I'm just going to start with freedom struggle that will be from 1857 and as you can see that I have taken it from Lucent and the page number is 99. So if you want to cover your history by Lucent then course will be this session will be beneficial for you and I hope you will like my approach, you will like my effort and this is beneficial for all your competitive exam. So let's get started and अगर आपको मेरा अप्रोच अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो भी आप प्लीज़ बताओ एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, we are just going to cover freedom struggle. freedom struggle फ्रीडम स्ट्रगल हमारे जो इंडिया में था वो फर्स्ट टाइम हुआ था 1857 में. इसके बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे कॉजेज़ थे एंड इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा था फॉर इंडियंस. सो हम लोग देखते हैं कि क्या रीजंस था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ था. उसके पहले मैं आपसे थोड़ा सा हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगी कि आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारे देश में किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना दबदबा बना लिया था और धीरे धीरे वो अपने इंडस्ट्रीज़ को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपैंड किए जा रहे थे. तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि इंडियंस के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत होने लगा. तब इंडियंस को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अब तो ऐसे नहीं चलेगा, हमें तो रिवोल्ट करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. तो ऐसा बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये स्ट्रगल हुआ था, दैट इज़ रिवोल्ट ऑफ 1857. The first of all, the revolt of 1857 is an important landmark in the history of India which occurred during the governor generalship of Lord Canning. देखो ये बहुत important है कि ये लॉर्ड कैनिंग जो थे उनके गवर्नर जनरलशिप में क्या हुआ था 1857 का रिवोल्ट हुआ था. अब इसके कॉजेज़ क्या क्या थे, कौन सा कॉजेज़ था भाई कि जिसकी वजह से रिवोल्ट कर दिया इंडियंस ने. The revolt of 1857 was a combination of political, economic, socio-religious and military causes. तो इसके क्या है, बहुत सारे causes थे, बहुत सारे political causes थे, economic causes थे, socio-religious causes थे, बहुत सारे military causes भी थे. तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पॉलिटिकल कॉजेस देखते हैं. नाना साहिब वॉज रिफ्यूज्ड पेंशन. जैसे देखो उस समय क्या हुआ था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि बहुत ही प्रचलन में था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया था, लाया गया था एग्जिस्टेंस में. तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि अगर आप कहीं के रूलर हो तो आपका जो नेचुरल आपका जो सन एंड डॉटर है या फिर नेचुरल आपका जो वारिस है वही क्या कर सकते हैं, आपके साम्राज्य को वो रूल कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आपके पास अडॉप्टेड सन है या फिर कोई आपका खुद का बच्चा नहीं है, खुद का आपका कोई सन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको अपना साम्राज्य हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं. वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका जो पूरा एम्पायर है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा. और ये क्या था, ब्रिटिशर्स का ये पॉलिसी था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने कब्जे में ले सकें.
तो इसका क्या हुआ था, इसका पुरजोर विरोध हो रहा था बाय इंडियंस। तो देखो नाना साहिब जो थे उनको क्या किया गया था, उनको पेंशन से रिफ्यूज कर दिया गया था, क्योंकि वो क्या थे, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। जो पेशवा बाजीराव टू थे उनके वो क्या थे, अडॉप्टेड सन थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, उनको पेंशन देने से मना कर दिया गया था अंडर अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था उनके अंदर। अवध वॉज अनेक्स्ड इन 1857। अवध को भी क्या कर दिया गया, अपने कब्जे में ले लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। किस चार्ज पे, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है। सतारा हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, संभलपुर हो गया, उनको भी क्या कर दिया गया, अपने कब्जे में ले लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नया कॉन्सेप्ट लेके लॉर्ड डलहौजी आए और क्या किया, धीरे धीरे सारे एम्पायर को क्या करने लगे, अपने अंडर लेने लगे। तो इसकी वजह से क्या था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, सब लोग बहुत इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। तो इसका एक ये रीज़न था। नेक्स्ट वन क्या था, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न क्या था, हेवी टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे वो, पीजेंट से भी वसूलते थे, सारे मतलब कैटेगरी के लोगों से वसूलते थे। फोर्सिबली इविक्शंस हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स। क्या होता था कि इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे उनको बहुत ज़्यादा टैरिफ पे करना पड़ता था, और जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स थे जो कि इंग्लैंड से आते थे, तो उसमें क्या होता था, उसमें कम टैरिफ लगता था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो लोग का प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते में बिक जाता था, और इंडियंस के जो प्रोडक्ट थे वो बहुत महंगे में बिकते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंडियन का इंडस्ट्रीज पूरे तरीके से कोलैप्स होने लगा। तो ये भी एक रीज़न था। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, वो क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे उनका अच्छे से सेल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, मशीन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना कर वो ला रहे थे, जो कि ईजिली अवेलेबल होता था और बहुत चीप रेट में मिलता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है वो कोलैप्स होने लगा। दैट हिट पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, जिसकी वजह से पीजेंट्स और आर्टिशंस थे उनको बहुत ही धक्का लगा, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगा। तो ये रीजंस था। नेक्स्ट वन इज सोशियो रिलीजियस। सोशियो रिलीजियस रीजंस क्या क्या था, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स। बहुत सारे ब्रिटिशर्स क्या हुआ कि इंडिया में आने के बाद उनको बहुत सारे ऐसा लगा कि बहुत सारे जो रिफॉर्म्स इंडिया में जो चल रहे थे, बहुत सारे जो ट्रेडिशन जो चल रहे थे, उसका क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया, बहुत सारे वो चेंजेस लाने लगे, जिसकी वजह से जो इंडियंस के थे या कंजर्वेटिव पीपल थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो वो लोग बोलते थे कि आप इंटरफेयर कैसे कर सकते हो हमारे कल्चर में। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो इसके अंदर क्या क्या आया, अबॉलिशन ऑफ सती हो गया, जो कि 1829 में, इसका क्या हुआ, 1829 में सती को ख़त्म कर दिया गया। लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज, और क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था 1856 में, जिसकी वजह से भी मतलब सब लोग ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल। ये क्या क्या करने लगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगा ये सब चीज़। तो ये रीज़न हो गया। अब मिलिट्री कॉजेज़ भी, बहुत ज़्यादा मिलिट्री कॉजेज़ भी था, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन विथ इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। और सबसे ज़्यादा इमीडिएट कॉज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज क्या था, द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स whose cartridges were said to be have a grist cover made of beef and pork spat of the revolt। इसमें देखो क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये कॉज। इसमें क्या हुआ कि एक राइफल्स लाया गया, एनफील्ड राइफल्स, ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉर इंडियन सोल्जर्स। और उसमें क्या हुआ, ऐसा मतलब अफवाह फैल गया कि क्या रियलिटी है पता नहीं, ऐसा बोला जाने लगा कि जो राइफल है उसको क्या बीफ और पॉर्क से उसको बनाया गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे सोल्जर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। उन्होंने मतलब इसका बहुत विरोध किया कि ऐसे हम लोग तो मुंह में नहीं लेंगे, क्योंकि वो राइफल्स को मुंह में लेकर ही उनको मतलब आगे उनको फायर करना होता था। तो
वो लोग बोले कि हम लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग क्या करते होता था वो लोग के साथ कि ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते थे कि आपको ये करना है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ये रिवोल्ट जो है पूरे इंडिया में फैलने लगा। अब देखो वो द बिगनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। अब क्या होता है कि रिवोल्ट का कैसे बिगनिंग होता है और कैसे वो फैलने लगा धीरे धीरे पूरे कंट्री में। ऑन 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 में क्या हुआ, एन इंडियन सिपाही और 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे किल्ड टू ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स ह्यूक्सन एंड बॉक। इसमें देखो क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 में क्या हुआ कि इंडिया मतलब मंगल पांडे जो थे इंडिया के सोल्जर, उनके साथ क्या हुआ, 34 नेटिव इन्फेंट्री जो थे उन्होंने क्या कर दिया, दो ब्रिटिशर्स को वो लोग ने मार दिया। कौन कौन थे वो दो ब्रिटिशर्स, तो एक ह्यूगसन थे, दूसरे की बॉग थे, जो कि ऑन परेड एट बैरकपुर, बैरकपुर में एक परेड हो रहा था जो कि कैलकाटा के पास है। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो कि ह्यूगसन थे और बॉक को क्या कर दिया, मंगल पांडे और उनके 34 जो नेटिव इन्फेंट्री थे उन्होंने मिलकर उसको मार दिया। द इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट रिफ्यूज टू ऑबे ऑर्डर्स टू अरेस्ट मंगल पांडे। उसके बाद क्या हुआ कि मार तो दिया और उसने, उसके बाद क्या हुआ कि मंगल पांडे के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने एक अरेस्ट ऑर्डर लेकर आए, लेकिन और बाकी जो सोल्जर्स थे उनको बोला कि उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन जो बाकी सोल्जर्स थे वो उन्होंने मना कर दिया कि हम क्या करेंगे, मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं करेंगे। However, he was later on arrested, put to and hanged. उसके बाद क्या हुआ कि उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया और उसको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। The mutiny really started at Meerut on 10th May 1857। और एक क्या हुआ कि एक डिसएग्रीमेंट होने लगा ब्रिटिशर्स और सारे सोल्जर्स के बीच में, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ, जो कि 10th मई 1857 को जो कि हुआ था। The occasion was the punishment of some sepoys for their refusal to use the greased cartridges। अब क्या हुआ था कि जितने भी जो सोल्जर्स थे उन्होंने, उसके बहुत सारे सोल्जर्स क्या करने लगे, रिफ्यूज मतलब करने लगे कि हम क्या करेंगे, हम ये कार्टिजेस को अपने मुंह से नहीं लेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको पनिशमेंट मिला। द सोल्जर्स अलॉन्ग विथ अदर ग्रुप्स ऑफ सिविलियंस वेंट ऑन ए रैम्पेज शॉटिंग मारो फिरंगी को। और इसकी वजह से क्या हुआ, उन लोग को पनिशमेंट मिला, जिसकी वजह से सारे जो सोल्जर्स थे उनके बीच में आक्रोश बढ़ने लगा, वो लोग बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो गए और सब लोग क्या नारा लगाने लगे, मारो फिरंगी को। ये नारा उन लोग ने क्या किया, मिलके लगाने लगे कि मारो फिरंगी को। दे ब्रोक ओपन जेल्स, उन्होंने जेल को तोड़ दिया। मर्डर्ड यूरोपियंस, बहुत सारे यूरोपियंस को मार डाला। बर्न देयर हाउसेस एंड मार्च टू दिल्ली आफ्टर सनसेट। उसके बाद क्या हुआ कि सारे लोग जो जितने भी सिपाही थे, सिपोइस थे, वो सारे मिल के क्या हुए, वो दिल्ली की तरफ बढ़े सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद। उसके बाद क्या हुआ, द appearance of the marching soldiers next morning, that is 11th May, in Delhi, was a signal to the local soldiers who in turn revolted, seized in the city and proclaimed the 82-year-old Bahadur Shah Zafar as शहंशाह हिंदुस्तान। अब क्या हुआ कि वो लोग जो सूर्यास्त के बाद क्या दिल्ली की तरफ बढ़े और वो लोग क्या हुआ, सारे सोल्जर्स मार्च करते हुए कहाँ पहुँचे, वो लोग पहुँच गए बहादुर शाह जफर के पास और उनको क्या बोला, शहंशाह हिंदुस्तान का टाइटल वहाँ पे उनको मिला और उनको क्या किया, उनसे हेल्प मांगा कि आप लोग मदद करो हम लोग के रिवोल्ट में। अब ये जैसे कि हमारे ये सब कंटेंट्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सारा डाटा को याद करना चाहें तो आप कर भी सकते हो, एक बार आप गो थ्रू कर लेना इन टॉपिक्स, इन सारे पॉइंट्स को। उसके बाद क्या, विद इन ए मंथ ऑफ द कैप्चर ऑफ दिल्ली द रिवोल्ट स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया।
पहले तो क्या हुआ कि रिवोल्ट जो है दिल्ली से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ कि रिवोल्ट फैलने लगा। सब लोग क्या हुआ बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आ गए, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो ये क्या हुआ धीरे धीरे ये पूरा फैलने लगा इंडिया में। स्पेशली कहाँ कहाँ फैलने लगा, नॉर्थ इंडिया जो था उसमें फैलने लगा, सेंट्रल इंडिया में फैलने लगा, वेस्टर्न इंडिया में भी फैलने लगा। तो ये क्या है धीरे धीरे मतलब फैलने लगा हर तरफ। साउथ रिमेन्ड क्वाइट एंड पंजाब एंड बंगाल वेयर द ओनली मार्जिनली अफेक्टेड। ये साउथ में क्या था उसमें उतना असर नहीं देखा गया और पंजाब और बंगाल जो था उसमें बहुत कम ही उसका इफेक्ट देखा गया। बहादुर शाह टू, अब बहादुर शाह टू वॉज डिपोर्टेड टू रंगून। अब बहादुर शाह जो टू थे उनको मतलब बहादुर शाह जफर इनको बोला जाता है, उनको क्या किया रंगून ले जाया गया, जहाँ पे वो क्या 1862 में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। हिज सन्स वेर डेड, उनके जो सन्स थे नाना वो क्या वो मर चुके थे। उसके अलावा नाना साहिब थे जो जो थे जिनका ओरिजिनल नाम धुंधु पंत था। बेगम हजरत महल जो थी वो और खान बहादुर खान जो थे वो क्या हुआ वो तीनों कौन कौन नाना साहिब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान क्या हुआ वो लोग नेपाल की तरफ भाग गए। उसके अलावा क्या हुआ तांतिया तोपे जो थे उनको कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और 15 अप्रैल 1859 में क्या हुआ उनको मार दिया गया। तांतिया तोपे को 15 अप्रैल 1859 में मार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई थी जो डाइड इन द बैटलफील्ड, वो क्या हुआ कि लड़ाई करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कुंवर सिंह जो था वॉज वोंडेड एंड डाइड इन 26 अप्रैल 1858। इसमें 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें कुंवर सिंह जो थे वो मर गए। कब मरे 26 अप्रैल 1858 को। यहाँ पे देखो यहाँ पे झांसी, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो उन्होंने 4 जून 4 जून 1857 से 18 जून 1858 एक साल तक इनका रिवोल्ट चला था रानी लक्ष्मीबाई का, जिसको कौन सप्रेस किए थे ह्यूग रॉश, जो ब्रिटिशर थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को सप्रेस किया था। अब इसमें सर ह्यूग रॉस डिस्क्राइब लक्ष्मीबाई एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबेल। आप खुद ही सोच सकते हो कि रानी लक्ष्मीबाई ने एक साल तक रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स से, तो इसीलिए ह्यूग रॉस जो कि उन्होंने ह्यूग रॉस जो जिसने कि सप्रेस किया था रानी लक्ष्मीबाई को, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था दैट लक्ष्मीबाई इज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबेल। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है और बहुत ही बेस्ट लीडर है जो कि अभी तक मतलब जिसको कि अभी तक ह्यूग रॉस ने देखा है। और उसके अलावा भी बहुत सारे अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। कौन कौन थे, खान बहादुर खान थे जो कि बरेली के थे, मौलवी अहमदुल्ला थे जो कि फैज़ाबाद से थे, आज़िमुल्ला खान थे जो कि फ़तेहपुर से थे, देवी सिंह थे जो कि मथुरा से थे, कदम सिंह थे जो कि मेरठ से थे। आपको सारे नाम को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार देख लो। आपको मेन चीज़ जो है बस वही याद करना है, सारा कुछ आपको याद नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ इंग्लिश अथॉरिटी रीस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग जुलाई दिसंबर 1858। अब क्या हुआ 1857 का रिवोल्ट तो किसी तरह ब्रिटिशर्स ने दबा दिया और उसके बाद क्या हुआ अंग्रेजों की वापस से जीत हो गई इंडिया में। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो आखिर क्यों फेल हो गया। इतने सारे मतलब लोगों ने एफर्ट्स दिया, इतने सारे रूलर्स लड़े, इतने सारे मिलिट्री में लड़ाई हुआ, इतने सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने लड़ाई किया, उसके बाद भी क्यों ये फेल हो गया। तो इसका क्या रीज़न था भाई, कैसे फेल हो गया। तो इसका रीजंस क्या था, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज एन अनसक्सेसफुल बट हीरोइक एफर्ट टू एलिमिनेट फॉरेन रूल। मतलब क्या था, ये अनसक्सेसफुल था फिर भी एक फर्स्ट स्टेप था, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हीरोइक कदम था इंडियंस का फॉर देयर फ्रीडम स्ट्रगल। द मेन कॉजेज वेयर, इसका मेन कॉजेज क्या था, तो डिसयूनिटी ऑफ इंडियंस। ये क्या था कि इंडियंस का डिसयूनिटी था, वो लोग मिलकर काम नहीं कर रहे थे। रूलर्स अपने लिए लड़ रहे थे कि उनको अपना एम्पायर चाहिए और
जो मिलिट्री थी वो अपने लिए लड़ रहे थे कि उनको इनफील्ड राइफल्स को नहीं चलाना है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो अपने ही पर्पस के लिए लड़ रहे थे। तो ये क्या था, डिसयूनिटी था, सब लोग मिलकर काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक ये रीज़न था फेलियर का। पुअर ऑर्गेनाइजेशन था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, सब अपना अपना ही लड़ रहे थे, तो ये एक रीज़न था। लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, क्या था, कंप्लीट नेशनलिज्म नहीं था लोगों के अंदर। स्किंडियाज थे, होलकर्स निज़ाम एंड अदर्स एक्टिवली हेल्प द ब्रिटिशर्स। और इसमें क्या थे, बहुत सारे देशद्रोही भी थे, जैसे कि स्किंडियाज थे, होलकर्स थे, निज़ाम थे, ये लोगों ने ब्रिटिशर्स को मदद किया, तो ये भी एक रीज़न था फेलियर का। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिपोइज, पीजेंट, जमींदार्स एंड अदर क्लासेस, सारे क्लासेस अपने अपने पर्पस के लिए लड़ रहे थे, कोई कॉमन पर्पस नहीं था। अगर उनके पास एक कॉमन पर्पस होता, डैट इज़ फ्रीडम, तो शायद वो रिवोल्ट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहता, या फिर जितना सक्सेसफुल था उससे ज़्यादा सक्सेसफुल रहता, अगर सबका एक कॉमन मोटिव होता तो। लेकिन उनके पास क्या था, उनका कोई कॉमन मोटिव नहीं था, सब लोग अपने अपने रीज़न से लड़ रहे थे। मेनी हैड डिफरेंट मोटिव्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द रिवोल्ट, मतलब सबका अपना अपना मोटिव था, कोई कॉमन पर्पस नहीं सर्व कर रहा था, जो कि एक रीज़न था फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या था? देयर आर टू मेन व्यूज अबाउट द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। दो मेन व्यूज था जो कि नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा जाता है। सिपोई म्यूटिनी, उसमें तो क्या होता है, मतलब वो लोग साथ में मेल नहीं हो रहा था ब्रिटिशर्स के साथ, वो एक रीज़न था। सैयद अहमद खान, मुंशी जीवन लाल एंड दुर्गादास बंद्योपाध्याय, स्टेनली, जॉइन लॉरेंस, जॉन सेले, मेलिसन, आरसी माजूमदार, ये सब क्या था, इन लोग के अलग अलग सेपॉय म्यूटिनी के अलग अलग व्यूज थे। अब ये देखो, नेशनल स्ट्रगल और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का व्यूज किसका किसका था। ये बेंजामिन डिसरेले का था, कार्ल मार्क्स का था, बीडी सावरकर का था, केमी पन्नीकर का था, ईश्वरी प्रसाद का था, एएल श्रीवास्तव का था। और दूसरे व्यूज जो कि रखते 1857 का, वो कौन कौन से थे, रेशियल स्ट्रगल, ब्लैक वाइट स्ट्रगल जो कि मेडली के द्वारा था, रिलीजियस स्ट्रगल, और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल जो कि रीस के द्वारा था, सिविलाइजेशन, बारबैरिज्म कॉन्फ्लिक्ट और इंग्लिश इंडियन कॉन्फ्लिक्ट जो कि टीआर होम्स के द्वारा था, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन जो कि ऑटराम एंड टेलर के द्वारा था। ये सब था। आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस आप देख लो, काफ़ी है। आपको मेन पॉइंट्स याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ल्यूसेंट जो कि है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड व्यू में इसमें सब कुछ लिखा होता है, तो आपको सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार देखते चलो। और ये देखो, बहुत सारे उसके बाद के बुक्स आए, ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स आपको याद करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ ऑन 1857, 1857 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक थे, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज 1857 टू 1859, ये कौन लिखे थे, ये कार्ल मार्क्स लिखे थे, 1859 में ये बुक वो लिखे थे। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इंडियन रिवोल्ट का क्या कॉजेज था, मतलब ये बुक कौन लिखा था, 1873 में सैयद अहमद खान लिखे थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1909 में बीडी सावरकर लिखे थे। द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857, 1957 में आरसी मजूमदार लिखे थे। उसके अलावा ये सारे बुक्स जो है वो कि लिखे गए थे, आप सारा याद कर लेना ये सब। ये सारे ओपिनियंस जो थे बहुत सारे फिलोसफर्स के द्वारा दिए गए थे, आप एक बार खुद से रीड कर लेना, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको ही याद करते चलेंगे। उसके अलावा देखो, अब 1857 के रिवॉल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा था। इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ऑन एक्ट। अब क्या हुआ, 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स भी जो थे उनको भी बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, उनको भी लगा कि भाई ये लोग कैसे रिवोल्ट कर दिए, अब तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज करेंगे तो वापस से फिर मतलब रिवोल्ट हो सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ, 1857 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें एक एक्ट पास होता है विच पुट एन एंड टू द रूल ऑफ द कंपनी। जो कि क्या हुआ, पहले देखो क्या था, 1857 के रिवोल्ट के पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आके ट्रेड करते थे,
ट्रेड करते थे और कंपनी का रूल हुआ करता था इंडिया में, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता था, रूल होता था इंडिया में। लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद ऐसा फील हुआ ब्रिटिशर्स को कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। अब ऐसा बोला गया 1858 में जो लॉ पास हुआ उससे कि अब जो ब्रिटिश इंडिया का जो रूल करने का पावर है, ये जो कंट्रोल है इंडिया इंडिया के ऊपर, वो क्या कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के ऊपर पास कर दिया गया कि अब जो ब्रिटिश क्राउन जो है, जो मतलब राजा है जो ब्रिटेन के, वो क्या करेंगे, वो अब इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। ए मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब उसके बाद क्या हुआ, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बना दिया गया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मिनिस्टर था। अब उसको बोला गया कि आप क्या है, आप रिस्पॉन्सिबल हो इंडिया के जितने भी गवर्नेंस है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नाउ ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय। अब जो देखो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे उसको क्या कर दिया गया, उसको एक और टाइटल दे दिया गया। बोला गया कि आप सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहोगे, आप क्या होगे, आप वॉइस रॉय भी रहोगे इंडिया के। हु वॉज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनार्क, जो कि वॉइस रॉय जो है वो क्या है, मोनार्क का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चला गया ब्रिटिश क्राउन के अंदर, और ब्रिटिश क्राउन को ये पावर दे दिया गया कि उसके अंदर क्या होगा, वॉइस रॉय। वॉइस रॉय जो कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेगा, देख रेख करेगा। Mark the end of British imperialism and princely states were assured against annexion। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश एम्परलिज्म था उसका जो खत्म होने लगा और प्रिंसली स्टेट्स वेर अस्योर्ड अगेंस्ट अनेक्शन। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे कि बॉम्बे हो गए, मद्रास हो गए, बंगाल हो गए, उनको बोला गया कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपका मतलब एम्पायर को, आपके जो प्रिंसली स्टेट है उसको डॉक्ट्रिन मतलब जैसे कि पहले था कि उन लोगों को क्या किया दिया जाता था, उनको अपने कब्जे में ब्रिटिशर्स ले लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा लॉ पास हुआ कि अब ऐसा क्या होगा, प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में नहीं ले सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज विदड्रॉन। मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थे जिसके कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था और जिसके लिए लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए, तो ऐसा बोला गया कि अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होगा, अब खत्म कर दिया गया, वैसा कुछ नहीं होगा। आफ्टर द रिवोल्ट द ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि अब डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी को लाया जाए। फार रीचिंग चेंजेस वेयर मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्रीज ऑफ वाइट सोल्जर्स इन द आर्मी। और बहुत सारे क्या हुआ पहले की, जैसे कि उन्होंने देखा कि सोल्जर्स ने किस तरह से विद्रोह कर दिया, उनके पूरे आर्मी को तहस नहस करके रख दिया। तो उसके बाद ऐसा ब्रिटिशर्स को फील हुआ कि अब क्या किया जाए, अब सोल्जर्स जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स को रखा जाए ताकि क्या हुए, वो लोग वफादार हो ब्रिटिशर्स के लिए। टोटल एक्सपेंस ऑफ द सपरेशन वॉज थ्रोन ऑन द इंडियन पीपल। और जितना भी खर्च था इसका, उसका क्या हुआ, इंडियन पीपल्स के ऊपर टैक्स के फॉर्म में या फिर और भी किसी चीज़ के फॉर्म में क्या कर दिया गया, इंडियन पीपल के ऊपर दे दिया गया। इट हैज़ बीन सेड दैट जूलियस सीजर वॉज मोर पावरफुल दैन जूलियस सीजर अलाइव। मतलब जूलियस सीजर जो थे वो मरने के बाद ज़्यादा पावरफुल हो गए थे जब मरने से पहले से। द सेम मे बी सेड दैट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्या किया जा सकता है, 1857 के रिवोल्ट के बारे में भी ये चीज़ कहा जा सकता है। वॉट एवर माइट हैव बीन its original character, it soon became a symbol of challenge to the mighty British Empire in India and remained a shining star for the rise and growth of Indian national movement। ये देखो क्या बोल रहा है इसमें, जिस तरह से मतलब जूलियस सीजर के बारे में बोला गया कि वो मरने के बाद जो थे वो ज़्यादा इफेक्टिव थे मरने से पहले से। तो इसी तरह क्या है, 1857 का जो रिवोल्ट था वो ख़त्म होने के बाद ज़्यादा इफेक्टिव है। ब्रिटिशर्स का जो आँख 1857 का रिवोल्ट खोल दिया और उनको ऐसा फील हुआ कि अब तो कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। और ये क्या था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्जे में लेने का ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही अच्छा तरीका था जो कि 1857 का रिवोल्ट के बाद वो लोग को मिल गया।
और जिसकी वजह से क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट जो इंडिया का था वो बढ़ता गया। एंड ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पॉलिसीज लाए 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो ये क्या था, एक साइनिंग स्टार्ट था फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस आज हम लोग ये देखते हैं, नेक्स्ट फिर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन हुआ था और फिर बहुत सारे लॉज लाए गए थे फॉर द ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे बहुत सारे लॉज। तो वो सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक्ड माई सेशन, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।